हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय का सेकंड चैप्टर है। हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, द इम्पीरियल आइडियोलॉजी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आगे वीडियो बना पाऊँ। ओके, तो हम पढ़ रहे थे, हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था कि किस तरह से जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं वो ओरिएंटलिज्म को प्रैक्टिस में ला रहे थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से वो एक ग्राउंड भी तैयार कर रहे थे कि जो आगे लोग आएंगे तो उसको रिजेक्ट करेंगे। तो इसी में आगे आएंगे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ये आए। अभी ग्रेटर एंग्लिसाइजेशन की बात कर रहे थे और विक्स प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। अब ये विक्स प्रिंसिपल क्या है मैं बताती हूँ। ये विक्स प्रिंसिपल है, उस टाइम एक ना ब्रिटेन में पॉलिटिकल फैक्शन काफ़ी पॉपुलर था जो मोनार्की के खिलाफ बोलता था, जो मोनार्की को सपोर्ट नहीं करते थे। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते थे, लिबरलिज्म की बात करते थे, तो वो थे विक्स प्रिंसिपल। तो इसको हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस फेवर कर रहे थे। और आगे आएंगे हमारे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अभी लॉर्ड वेलेस्ली हैं, इनका टाइम पीरियड आप देखो तो 1798 से 1805 है। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जब ये इंडिया आते हैं तो एक मोटिव लेके आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के पार्ट्स को अपने एरिया में मिलाना है, राइट। जैसे एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था और हमने मराठा एंग्लो मराठा वॉर्स की बात की थी। तो किस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश शर्स के साथ मिलाना चाह रहे थे, मतलब कॉन्कर करना चाह रहे थे। तो इसी के तहत ये लिखे आएंगे सेपरेशन ऑफ पावर। अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा हो तो किसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होती है, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो उस वक्त क्या क्या चल रहा था, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर लेके आएंगे। तो वहाँ के जो राजा रजवाड़े हैं, जो राजा वगैरह पहले इन सब चीज़ों को देखते थे, एग्जीक्यूटिव को भी देख रहे थे, जुडिशरी को देख रहे थे। अब ये पावर्स उनसे सेपरेट हो गई, तब उनके पास क्या बचा पावर। ये मेरे घर में घुस गया, ये इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, ये फलाना फलाना, मतलब उनकी पावर कट कर दी गई। इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना या प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ऐसे बस काम बच गए थे वहाँ के राजा रजवाड़े या नवाबों के पास ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के बाद। तो ये ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा था, बहुत पहले से ही करते जा रहे थे। जैसे कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे ना, तो उन्हें यहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी। जैसे कि वो अपना ट्रेड, किसी ट्रेड रूट से जा रहे हैं, कभी डकैतों ने हमला कर दिया, कभी लोकल चीफ, राजा, जमींदार पावरफुल है अपने एरिया में, तो इनको रोक लेते थे, कहते थे हमें टैक्स दो। तो इनसे बड़ा परेशान होते थे शुरुआती दौर पे। तो क्या करते थे, जो लोकल लोकल राजा रजवाड़े दिख रहे थे ना इन्हें, या पावरफुल लोग दिख रहे थे, तो इनके पावर्स को ना बहुत कट करके रखते थे, इनको कमज़ोर बनाते रहते थे। ठीक है, तो जब ये चीज़ें होती रहती है ना, तो हमें बाद में एक पिक्चर समझ में आती है कि एक पर्टिकुलर एरिया है ना, किसी सेंट्रल अथॉरिटी से कमांड चल रहा है और वो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। जैसे कि जो चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं उनका एक यूनिफॉर्म बैज होगा, फ्लैग होगा। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट उभर के आ रहा था। खैर ये अलग चीज़ है, पर जो ये पावर जो यहाँ के राजा रजवाड़े की जो कट कर रहे थे ना, इसी को हम बोलते हैं ओरिएंटल डिस्पोटिज़म। और डिस्पोटिज़म का मतलब ही यही है कि यहाँ के जो लोग हैं, राजा रजवाड़े हैं, इनके पावर्स को कम करके खुद को सुपीरियर बता रहे हैं, उनको इन्फीरियर बता रहे हैं। ओके, तो जो विलियम जोन्स है ना, इसी पैटर्नलिस्ट एटीट्यूड को दिखाते हैं और बताते हैं कि रेडिकल एट होम, और यहाँ के अपने होम में मतलब ब्रिटेन में तो काफ़ी रेडिकल हैं, यहाँ के ग्लोरियस पास्ट से और सिंपल लोगों से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, पर ये अथॉरिटेरियन रूलर से ज़्यादा कुछ नहीं है। अथॉरिटेरियन रूल चलाते हैं और कुछ नहीं है, राइट। और ये कॉर्नवालिस और वेलेस्ले है ना, ये कॉर्नवालिस हो गए हमारे और ये वेलेस्ले हो गए। उस टाइम का ना कंजर्वेटिज्म शो कर रहे थे। अभी कंजर्वेटिज्म क्या है, कंजर्वेटिज्म वो लोग होते हैं जो चेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और चेंजेस मतलब ये कहाँ से आए थे, तो ये आए थे ब्रिटेन से। तो जो वहाँ पे चीज़ें प्रिवलेंट थी वो उन्हीं को फॉलो करना चाह रहे थे, यहाँ की उन सबको चेंज नहीं करना चाह रहे थे। तो जो
मुंडबुर्के हैं ना, ये काफ़ी कंजर्वेटिज्म के प्रचारक रहे हैं और ये बताते हैं कि उस वक्त जो ये लोग थे ना, ये ब्रिटिशर थे, ये जैकोबियंस से काफ़ी डरा करते थे। अभी जैकोबियंस क्या है तो समझते हैं। जैकोबियंस ना, ये टाइम चल रहा था, कौन सा टाइम चल रहा था, ये टाइम चल रहा था सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का, ठीक है। इस टाइम चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये जैकोबियंस हुआ करते हैं ना, उसको क्लब हुआ करते थे जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को ना बहुत फेवर किया करते थे। तो ये इनसे बहुत डरा करते थे, जैकोबियन से। चाह रहे थे कि यहाँ वहाँ ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को फैलाए ना, राइट। तो एक तरह से इसलिए भी कहा जाता है कि जो उस वक्त फोर्ट विलियम कॉलेज था ना हमारा, जो बना था, वो एक्चुअली में इसलिए बना था कि यहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ है ना, इनके तक पहुँच ही ना पाए। ओके। और जावेद मजीद भी यही कहेंगे कि जो ये हमारे जो जोन्स आए थे ना, ये उस वक्त के कंजर्वेटिज्म को ही शो करते हैं। ओके। और इस वक्त जॉर्जिया में भी, जो जॉर्जिया उस वक्त ना कॉलोनी हुआ करती थी ब्रिटिश की, ये है नॉर्थ अमेरिका में। तो उस वक्त ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ स्प्रेड ना हो, लोग शांत रहे, रिवोल्ट ना करें, इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी किया गया था कि जो अभी सेरेमनीज हुआ करती थी ना, ये इसको काफ़ी मैनिपुलेट करती थी। जो मोनार्की है उसके बारे में बड़ा चढ़ा के बताती थी कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोग को, ताकि शांत रहे, उनको लगे कि उनको पता ही ना चले कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, कुछ समझ में ही ना आए, राइट। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो इसी से क्वेश्चन निकल के आएगा कि चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ओके। फिर आएंगे हमारे पिक्चर में एरिस्टोटल। वो उस वक्त चल रहे दो ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। एक था कॉर्नवालिस सिस्टम, ठीक है, जो लेकर आए थे परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा लाए थे थॉमस मुनरो मद्रास में, ये था रैयतवाड़ी सिस्टम। अब कॉर्नवालिस जब आए परमानेंट सेटलमेंट लेके, तो ये बंगाल में लेकर आए थे। अब इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर लैंड है, परमानेंट सेटलमेंट हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है। ये एग्जैक्ट परमानेंट सेटलमेंट क्या है वो पूरी तरह से अभी मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये दोबारा आने वाला है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट में ये है कि कॉर्नवालिस जो सिस्टम लेके आए, तो ये कहते हैं कि जो पर्टिकुलर लैंड है, इससे मानो 20 रुपये आनी थी, पर असेसमेंट करेंगे ना तो इसकी कीमत हम लगा देंगे, ये अब इसकी कीमत 60 लगा देंगे, राइट। और इसे कुछ सालों के लिए फ़िक्स कर देंगे, माना 20 सालों के लिए ये फ़िक्स कर देंगे। तो एक तरफ से इनके लिए परमानेंट इनकम एक कंपनी के लिए फ़िक्स कर दी कि 20 सालों तक इनके लिए एक अच्छी खासी रकम फ़िक्स कर देंगे, जो कि पहले 20 आ रही थी, अब इन्होंने फ़िक्स कर दिया कि 60 आएगी। अब इनका मानना ये था कि अगर हम ये फ़िक्स कर देते हैं, ये 60 रुपये फ़िक्स कर देंगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ जो लैंड ओनर है ना, ये जो लैंड ओनर है, ये एनकरेज होगा कि इस पर न्यू टेक्निक्स लगाए, इसको मॉडर्नाइज़ करे, इससे इकोनॉमी अच्छी होगी, मॉडर्नाइजेशन आएगी, सोसाइटी पे भी अच्छा असर पड़ेगा। तो इसके पीछे ये था। अब ये कहेंगे इसको इंश्योर करने के लिए रूल ऑफ लॉ है और प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट्स हैं, ये प्रोटेक्ट रहेंगे, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, राइट। अब थॉमस मुनरो आएंगे, तो ये कहेंगे नहीं, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, अब इसको हमें ठीक करना है। यहाँ के लोगों को वो चीज़ें सिखानी चाहिए जो यहाँ के लोगों को पहले से पता है, और इसको सपोर्ट करने वाले होंगे इनके कई सारे डिसिपल्स, जिनमें होंगे मॉन्स्टर एल्फिंस्टन, जॉन मैककॉम, चार्ल्स मैटक्लेफ, जो इसको वेस्टर्न और नॉर्थर्न इंडिया तक फैलाएंगे इन चीज़ों को। तो ये थॉमस मुनरो कहेंगे कि ऐसी चीज़ें लाओ जो यहाँ के लोगों को पहले से पता है। अब तो वो लाएंगे रैयतवाड़ी सिस्टम। और रैयतवाड़ी सिस्टम ना नया नहीं था, ये टीपू सुल्तान जो था पहले से यहाँ पे यूज़ करा करता था, राइट। तो अब इसमें था कि जो टैक्स है ना डायरेक्टली पीजेंट से ही कलेक्ट करूँ, ओके। तो और ये इसके साथ ये भी कहते हैं कि जो
कॉर्नवालिस जो परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे ना, वो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ के भी अगेंस्ट था और प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी अगेंस्ट था, राइट। तो ये इस तरह से कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट नहीं चलेगा, रैयतवाड़ी सिस्टम लेकर आए। और यहाँ के लोगों को पता ही था इसके बारे में, क्योंकि ये टीपू सुल्तान भी बहुत फॉलो किया करता था। और ये कहते हैं कि यहाँ के लोग जो समझें, जिसको अच्छी तरह से समझें, वो चीज़ें बेहतर हैं, ओके। पर इन दोनों में कमियां भी थी। अब वो कैसी थी कि जो दोनों है ना, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड थी, कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जो उनको कंट्रोल करे। और उस वक्त उतना सेंट्रलाइजेशन था नहीं, ओके। और सैंक्टिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, स्टिल हमारी कंट्री में ना प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है। स्टिल हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं हैं, अभी भी दिक्कतें हैं कि एक्चुअली में ये लैंड है जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली बिलोंग किसको कर रही है, राइट। पीजेंट्स की है तो कहाँ तक है। लैंड रिकॉर्ड्स तो स्टिल हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है, और उस वक्त तो और भी ज़्यादा बड़ा इशू था, ओके। और ये किस तरह से इसको प्रोटेक्ट करने की सोच रहे थे, जैसे उस वक्त ब्रिटेन में हुआ करता था कि सबके डिफाइंड रिकॉर्ड्स हुआ करते थे कि ये पर्टिकुलर लैंड किसको बिलोंग कर रही है, ओके। पर इंडिया में वो सब नहीं था। तो बर्टन स्टेन जो है ना, ये हमारे मुंड्रो के बारे में आर्ग्यू करेंगे, उनके बारे में कहेंगे कि जो मुंड्रो है ना, उनको मानना था कि इंडिया को ना कुछ कई हद तक ना इनडायरेक्टली गवर्न कर सकते हो, पर कि तभी संभव है जब ऐसे यूरोपियन के ज़्यादा इनके जैसे इंटेलिजेंट लोग, अच्छे लोग इस पे ध्यान दें और इसको डायरेक्ट करें, तभी इंडिया अच्छा फंक्शन कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। आप इनकी मेंटालिटी समझ सकते हो कि किस तरह से लोग थे जो इंडिया को कुछ नहीं समझते थे, बस अपनी तारीफ़ें ही करते रहते थे। और ये अथॉरिटेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो ये पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है कि इंडिया किसी भी तरह का पार्ट ले सकता है, कि जो ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं इंडिया के लिए, अब ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि इंडियन इसमें किसी भी तरह का पार्ट नहीं बन सकते। जैसे कि कॉर्नवालिस अपना परमानेंट सेटलमेंट लेके आ रहे थे, ये रैयतवाड़ी सिस्टम लेके आ रहे थे, ये मुंड्रो हैं, ओके। अब ये लेके आ रहे थे, ये लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि जितना पॉलिसीज़ बना रहे हैं इंडियन से भी पूछ लो, पर नहीं, ये नहीं पूछेंगे। ये कह रहे थे कि लायक ही नहीं है इंडियंस कि किसी तरह की पॉलिसी में पार्ट ले सकें। तो अगर उस वक्त की आइडियोलॉजी देखें, जो मुंड्रो और कॉर्नवालिस जो फेवर कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बेस थी रिस्पेक्ट टुवार्ड्स इंडियन ट्रेडिशन और ये पैटर्नलिज्म, कि ये जो बनाएंगे वही होगा, ये जो कहेंगे उसी तरह से ठीक होगा। तो इस दोनों आइडियोलॉजी पे वो चीज़ें बेस कर रही थी, ओके। पर धीरे धीरे इनकी भी आंखें खुलने लगती है और इन्हें पता चल जाता है, जब तक यहाँ पे ज़मींदार और मिरासीदार वगैरह से साठगांठ नहीं करेंगे ना, तब तक इनकी दाल गलने वाली है नहीं, ठीक है। और ये कोशिश भी करते हैं कि जब अवध के तालुकदार को ये हटा देते हैं ना, किस तरह से ये रिवोल्ट में इनको मज़ा चखाते हैं ना, कि इन्हें वापस से इनकी ज़मीनें इनको रिस्टोर करनी पड़ती है, इनकी पावर्स देनी पड़ती है, ओके। तो ये सब चीज़ें चल रही थी उस वक्त। और आगे पिक्चर में देखें तो हमें समझ में आता है कि जब कॉर्नवालिस एक्चुअली जो ये हमने अभी बात की ना परमानेंट सेटलमेंट में, कि ये 20 रुपये का टैक्स आता था, उसका पहले वो 60 रुपये लगा के आता था, तो इसमें दिक्कत क्या थी। एक तरह से वो बढ़ा के तो टैक्स ले रहा था, और एक तरह से बढ़ी हुई कीमत उन्हें कई साल तक, हमारा 20 साल तक तो मिल ही रही थी, तो इसमें दिक्कत क्या थी। अब दिक्कत यहाँ पे दोस्तों तब शुरू होगी कि तब आ जाएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ओके। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा तो उन्हें डर लगने लगेगा कि जब फिक्स कर दी गई है, तो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ले आए हैं, तो ये फिक्स इनकम इन्हें नुकसान देने वाली है, ओके। तो 1800 के आसपास
हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, तो बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ हैं वहाँ पे हल्ला गुल्ला करने लगती हैं ब्रिटेन में, कहती हैं इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, ये कंपनी अकेले अकेले पैसा कैसे खा सकती है, हमें भी पैसा कमाना है इंडिया जाके, है। तो इसी के तहत वहाँ पे काफ़ी हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे चेंजेस करो, यहाँ पे कंपनी की मोनोपोली हटाओ, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त चलने लग जाती हैं। ओके, तो जब वहाँ पे जब इशू शुरू हो जाता है कि लोग कंपनी की मोनोपोली हटाने के लिए जब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे दो और थॉट्स निकल के आ जाते हैं। एक आ जाता है इवेंगेलिकलिज्म, यूटिलिटेरियन, ठीक है। अब ये दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो चेंजेस के बारे में बात करेंगे। अब खासियत इन दोनों की ये थी कि दोनों ना इंडियन बार्बरिज्म के बारे में बात करेंगे। अब ये दोनों स्कूल जो होंगे वो कहेंगे कि इंडिया में कितना गलत हो रहा है, इतना पाप कर रहे हैं भर भर के ये कंपनी वाले इंडिया में, इतना गलत कर रहे हैं। पर कहीं भी ये नहीं कहेंगे कि ये कंपनी वालों को हटा दो, ये यहाँ सेल्फ रूल वगैरह की बात नहीं करेंगे। ये कहेंगे इसको परमानेंट कर दो और चेंजेस लेके आओ, रिफॉर्म लेके आओ। इंडिया को भी पता होना चाहिए कि अच्छी गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। तो इन्हें अच्छी गवर्नमेंट दो, अच्छी मतलब जो इन्हें पैसा भर भर के दो, ऐसी लेके आओ गवर्नमेंट, ओके। तो वो सब इस तरह की चीज़ें अब शुरू हो जाती हैं। अब ये यहाँ पे सीधा सीधा बात शुरू कर देंगे कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है ना, इसको परमानेंट कर दो, ओके। अब तक परमानेंट नहीं था, कंपनी का रूल चल रहा था, पर ऐसा कुछ परमानेंट करने की बात नहीं आई थी। पर जो ये दोनों आ जाएंगे थॉट्स, तो ये दोनों स्कूल आके कहेंगे, पहले बताएंगे कितना गलत हुआ, फिर बताएंगे अब इसको परमानेंट कर दो, मतलब यहाँ के रूल को परमानेंट कर दो और रिफॉर्म्स लेके आओ। तो जो इसी तरह से जो इवेंजेलिकलिज्म जो है, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ओके, तो ये परमानेंस ऑफ ब्रिटिश रूल के बारे में बात करेंगे। अब ये कहेंगे कि हिंदुस्तान का जो वेरी नेचर है ना, वो ही बहुत बेकार है, तो इसको चेंज करो, ओके। और 1813 आपको पता होगा मिशनरीज़ वगैरह भी काफ़ी एक्टिव हो गए थे। तो श्री रामपुर जो कलकत्ता के पास है, वहाँ पे काफ़ी मिशनरीज़ इस पर काम कर रहे थे, और जो इनके चीफ थे वो बैठे थे लंदन में, ब्रिटेन में, ठीक है। जो इनके चीफ थे चार्ल्स ग्रांट, वो बैठे थे ब्रिटेन में। अब वो कहेंगे कि इंडिया की ना बेसिक प्रॉब्लम उसका रिलीजन है, ठीक है। अब उसको तभी ठीक किया जा सकता है जब उसे क्रिश्चियनिटी की लाइट पड़े, ओके। तो अब इसको वो ठीक करने की बात करेंगे, सिविलाइज करने की बात करेंगे, और कहेंगे इसको अमीर बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो कौन कर सकता है, ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये भी कुछ अच्छा तो बोलेंगे नहीं, ये यहाँ की रिलीजियस आइडियोलॉजी में काफ़ी कमियाँ निकालना भी शुरू कर देंगे। अब इसी के तहत विल्बरफोर्स है ना, इन्हीं से इंस्पायर्स हो गए, चार्ल्स ग्रांट से इंस्पायर होके चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लेकर आएंगे, जिसमें हमें पता है कि मिशनरीज़ को यहाँ पर आने की इजाज़त मिल जाती है, ओके। और कहीं ना कहीं जो ट्रेड मोनोपोली है वो काफ़ी लिमिट हो जाती है, राइट। और वो क्यों हो रही थी, एक्चुअली उस वक्त हमने बात की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, और उस वक्त इंडिया ना रॉ मटेरियल बहुत अच्छी खासी मात्रा में वहाँ एक्सपोर्ट किया करता था, और फिनिश्ड गुड यहाँ पे बिका करती थी। तो उन्हें अब मार्केट दिखने लग गई थी। अब वो कहने लगे कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट तब आ जाएगी जब यहाँ के पीजेंट्स जो है ना, वहाँ की फिनिश्ड गुड खरीदेंगे, और इम्प्रूवमेंट का और गुड गवर्नेंस का पार्ट ये बन सकते हैं, रिफॉर्म्स देखेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ओके। ऐसी चीज़ें चल रही थी कि वो एक तरह से बता रहे थे कि इंडिया पे एहसान कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली में नहीं कर रहे थे।
तो अगर एक तरह से इनकी बेसिक नेचर को देखें ना, तो ये इवेंजिस्ट हैं और फ्री ट्रेड मर्चेंट्स हैं ना, कि दोनों अपनी एंग्लिसाइजेशन की पॉलिसी में ना सेम थे। और पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन, इसका मतलब होता है कि ऐसा कुछ वो यूरोपियंस की तरफ मतलब मिलाना चाह रहे थे कि यहाँ की। तो ये पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन है ना, और जो एंग्लिसाइजेशन है, इन इन दोनों में वो काफ़ी हद तक सेम थे। और चीज़ें और जब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी जब चार्टर एक्ट ऑफ 1838 आएगा, जिसको प्रिसाइड करेंगे चार्ल्स ग्रांट। ओके, तो कंपनी की जो मोनोपोली है वो पूरी तरह से एंड हो जाएगी, राइट। तो यहाँ तक थी हमारी इवेंगेलिकलिज्म की बात, और आगे देखेंगे कि अब लिबरलिज्म आ जाएगा। ठीक है, ये दौर मतलब ऐसा दौर था ये कि इसमें बहुत सारे थॉट्स एक साथ काम कर रहे थे। ठीक है, टाइम पीरियड आप ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक के बाद एक का कोई आ रहा है, चीज़ें साथ ही चल रही हैं, ऑलमोस्ट साथ चल रही हैं। ठीक है, तो एज ऑफ लिबरलिज्म, तो जो थॉमस मैकॉले थे ना, ये लिबरल विज़न लेके आएंगे। अब ये कहेंगे कि हमें कॉन्कर नहीं करना है यहाँ पे, है ना, हमें लिबरलिज्म लेके आना है, हमें यहाँ के लोगों को सिविलाइज करना है, ना कि बस ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कब्जा करना है। तो ये एक्टिव गवर्नेंस की बात करेंगे, जिससे चीज़ें बेटर हों। और इसी में आएंगे CE ट्रेवलियन। अब ये कहेंगे कि यहाँ के लोगों को किस तरह से खुश रहा जाए, किस तरह इंडिपेंडेंस क्या होती है, हैप्पीनेस क्या होती है, इन लोगों को हमें सिखाना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम इन्हें अपने हिसाब की शिक्षा दें, अपने हिसाब जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दें, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके, अब इसी से ये लिबरलिज्म से निकल के आएगा यूटिलिटेरियनिज्म। अब इसमें ये बात करेंगे जेरेमी बेंथम। अब ये बताएंगे कि सिविलाइजेशन क्या होती है। अब ये कहेंगे कि सिविलाइजेशन वो होती है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा खुश हों, और ये तभी हो सकता है जब अच्छे लॉज हों, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, और जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है रूल ऑफ लॉ हो। ओके, तो ये जेरेमी बेंथम कहेंगे। अब इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर आएंगे हमारे जेम्स मिल। ठीक है, ये एक यूटिलिटेरियन थे। इनकी बुक थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817। अब ये कहेंगे कि आज तक जो ये विलियम जोन्स वगैरह पढ़ा रहे थे ना कि इंडिया का पास्ट कितना ग्लोरियस था, ये सब एक बकवास है। ठीक है, ये कहेंगे सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया का पास्ट भी ख़राब था, इंडिया भी अच्छा नहीं है। और ये कहेंगे इंडिया को अगर हमें सिविलाइज बनाना है तो हमें स्कूल मास्टर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, जो यहाँ के लोगों को लेजिस्लेशन के थ्रू बताएगा कि किस तरह से सिविलाइज रहा जाता है, किस तरह से ढंग से रहा जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जेरेमी बेंथम को फॉलो करेंगे, किस तरह से लेजिस्लेशन लाके चीज़ों को सिविलाइज किया जाता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन को बनाया जाता है। तो एक तरह से कहें कि ये यूटिलिटेरियनिज्म को मिलिटेंट फेथ में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हमें तब दिखती हैं, ये चीज़ें हमें तब ज़्यादा अच्छे से दिखेंगी जब इंडियन पिनल कोड 1835 में आएगा, जब फेमस मैकॉले मिनट आपने सुना होगा, लो कमीशन अंडर मैकॉले आएगा। तो ये बताते हैं तो किस तरह से ये इंग्लिशाइजेशन पे काफ़ी ज़ोर देंगे और कहेंगे कि नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए यहाँ के एजुकेशन वगैरह में। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत बढ़ चढ़ के आएंगी। पर यहाँ पे एक और चीज़ है कि यूटिलिटेरियंस में ना और लिबरल्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है, और इसका मेन डिफरेंस क्या है, वो एंग्लिसाइजेशन पे बेस है, राइट। तो ये हैं हमारे मैकॉले, ये काफ़ी बूढ़े हैं, और ये हैं हमारे जेम्स मिल, थोड़े से जवान हैं। ओके, तो ये मैकॉले कहेंगे
कि एंग्लिसाइजेशन लेके आओ। ये भी खैर जेम्स मिल भी एंग्लिसाइजेशन को फॉलो करते थे, पर जब हमारे एजुकेशन की बात होती है ना, तो ये जो मैकोले हैं ये पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे नहीं यहाँ की इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए। पर जेम्स मिल इसमें कहेंगे कि नहीं, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो यहाँ के लोग समझ सकें। तो ये वर्नाकुलर एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो इन्हीं के बीच में ऐसी डिलेमा चलता रहता है, तो बहुत टाइम तक ये डिलेमा चलता रहेगा। कोई कहेगा कि नहीं वर्नाकुलर एजुकेशन लेके आओ, कोई कहेगा नहीं इंग्लिश एजुकेशन लेके आओ। तो ये यूटिलिटेरियन और लिबरल्स में ना डायलेमा एक चलता रहता है। तो इसमें सबसे पहले जो आएंगे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो बिन पैंदे की लोत्री की तरह कभी यूटिलिटेरियन की तरफ जाएंगे, कभी लिबरल्स की तरफ जाएंगे। तो ये हमने बात की अभी, मिस जेम्स मिल से काफ़ी इंस्पायर थे, तो इसलिए अबोलिशन ऑफ सती लेकर आएंगे, फीमेल एंड इन्फेंटिसाइड को फेवर करेंगे, क्योंकि उनकी यूटिलिटेरियन फिलोसफी को फेवर किया करते थे। पर कहीं ना कहीं इनको फेथ था कि इंडियन ट्रेडिशन को भी हमें बनाए रखना है। तो इसके साथ साथ में ये जब सती को अबोलिश करते हैं ना, तो इस तरह से करते हैं कि जहाँ की टेक्स्ट हैं, जो हमारे हिंदू टेक्स्ट हैं एंशिएंट, कि उसमें किस तरह से इसको गलत बताया है, तो वो एज ए प्रूफ लेके आते हैं कि सती गलत है, ना कि सीधा सीधा एक बना देते हैं लेजिस्लेशन बनाया और बताते हैं। तो इसी के तहत हम देखते हैं जब इंडियन पिनल कोड जो 1835 में तैयार किया गया था, वो 1860 से पहले एक्चुअली एक एक्ट भी नहीं बन पाता है, इतनी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। पर बाद में फिर हमारे आएंगे लॉर्ड डलहौजी, वो थोड़ी सी एग्रेसिव पॉलिसीज़ लेके आएंगे, वो क्योंकि वो जेम्स मिल को काफ़ी फेवर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी इतनी जल्दी जाने वाली थी नहीं। फिर हम बात करेंगे हम विक्टोरियन लिबरलिज्म इन पोस्ट 1857। अब यहाँ क्या हो रहा था, अब 1857 आ गया, तो सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा 1857 का रिवोल्ट, ठीक है, तो आना भी चाहिए, यही चीज़ है। अब 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, तो इन्हें सीधा सीधा समझ में आ गया कि यहाँ पे जो रिफॉर्म्स ये लेके आ रहे थे ना, ये पूरी तरह से एक तो बेतुके थे और साथ साथ ख़तरनाक भी थे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना इंडियन, कभी भी पूरी तरह से इंग्लिशमैन नहीं बन पाएंगे। इनको ये चीज़ समझ में आ रही थी, पर इन्हें कहीं ना कहीं फिर भी दिल में थोड़ी बहुत उम्मीद जाग रही थी कि जो हम रिफॉर्म ला रहे हैं ना, इसको ना हमें छोड़ना नहीं है, राइट। तो इसी तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ रही थी। तो इसी तरह से हमारा आएगा क्राउन प्रोक्लेमेशन 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1882। तो इसमें ना कहीं पावर शेयरिंग की बात की गई थी, पर हमने बताया ना ये जिस तरह की रिफॉर्म ला रहे थे, तो ये समझते नहीं थे कि इंडिया को पावर दी जा सकती है, तो इसलिए बहुत लिमिटेड वे में लाएंगे, क्योंकि चाह ही नहीं रहते कि इंडिया को पावर दी जाए। ये ना अपने बराबर का ही नहीं समझते थे, बराबर तो दूर की बात, कहीं भी नहीं समझते थे कि इंडिया अपनी गवर्नमेंट खुद चला सकती है। तो किस तरह से कंबाइंड सेट था इनका, अब देख सकते हो। ओके, पर अभी तक जो हमने बात की ना, यहाँ पे एक खतरनाक चीज़ निकल के आती है। जो अभी तक हम बात करते कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट रखते थे इंडियन ट्रेडिशन की तरफ, अब वो कहीं ना कहीं चला जाएगा, वो ओवर शेडो हो जाएगा। बेंटिक जो था वो भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट रख रहे थे, पर वो चीज़ें चली जाएंगी जब एक नया लो मेंबर आएगा। मैकॉले को रिप्लेस करेंगे जेम्स स्टीफन। ओके, अब ये आएंगे कि मैकॉले को रिप्लेस करेंगे, तो ये कहेंगे कि इंडिया अलग है, पर ये इंडिया को पूरी तरह से बताएंगे कि इन्फीरियर है। कहेंगे कि इंडिया हमारे मुकाबले बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है। और यहाँ पे एक आइडिया निकल के आएगा, रेसिस्ट आइडियाज़ निकल के आएंगे, रेशियल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अब इसमें बात की जाएगी किस तरह से कि जो यहाँ के
लोग हैं ना बहुत इन्फीरियर हैं ये यूरोपियन काउंटर पार्ट के मुकाबले। तो अब जब रेसिस्ट की बात की जा रही है कि फिज़िकल फीचर्स की बात की जा रही है, तो वहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जैसे हम अभी दिखते हैं तो हमारे पूर्वज भी वैसे ही दिखते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इंडियन सिविलाइजेशन की जो टुवार्ड्स रिस्पेक्ट वगैरह उस वक्त जाग रही थी वो पूरी तरह से डिमिनिश हो जाएगी। अब ये उस वक्त जो है कि हिस्ट्री में आर्यंस को लेकर आएंगे कि उस वक्त आर्यन जो थे कितने ज़्यादा अच्छे थे, कितने ज़्यादा एक्टिव थे, और यहाँ के जो डार्क स्किन के लोग थे, काले लोग थे, उनके साथ उनकी लड़ाई हुई, वो कितना अच्छा आर्यंस उस वक्त काम कर रहे थे पर ये नहीं कर रहे थे। तो एक तरह की हिस्ट्री खुद ही बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ये आर्यंस को बहुत ग्लोरियस दिखाएंगे, बहुत अच्छा दिखाएंगे, और यहाँ के लोगों को बहुत ख़राब दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसे हम रेसिस्ट टेंडेंसी बोलते हैं। ओके, तो अब ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स की बात करें तो अब हम देखते हैं कि अब एक ऐसे लोग निकल के आएंगे जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो संस्कृत भी जानते हैं अच्छी तरह से, सिविलियंस भी हैं, और ऐसे लोग हैं जो इंडिया की अच्छी नॉलेज रखते हैं। अब वो भी इस तरह की नॉलेज इंडिया को दिखाने लगेंगे कि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे कास्ट बहुत डोमिनेटिंग है और पूरी तरह से हमेशा से बैकवर्ड रही है, राइट। तो और चीज़ें इस तरह से हमेशा से निकल के आती रहेंगी कि ये अपने रूल को ना बहुत अच्छा बताने की कोशिश करते रहेंगे और लेजिटिमाइज़ करेंगे कि हमने कितना अच्छा किया है कि यहाँ पे हम अभी आए हैं, अब इसको ठीक करना है। और अब इसके बाद जब रिफॉर्म्स भी निकल के आने वाले हैं ना, सब इस तरह के निकल के आएंगे कि जो उस वक्त की जो नीड्स हैं, कि पॉलिटिकल नीड्स है, अब उसको पूरा करेंगी, राइट। तो अब आगे देखेंगे। अभी थ्योरी ऑफ डाइकोटोमी की हमने बात की, तो एक तरह से यही है कि किस तरह से सेग्रीगेशन करते थे वाइट स्किन यूरोपियंस में और डार्क स्किन इंडियंस में। तो हमने अभी तक बात की कि उस वक्त चल रहा था, तो क्या ये चीज़ें पहले नहीं थी? बिल्कुल थी, ठीक है। जो कॉर्नवालिस था ये बहुत पहले ही ये चीज़ें लेके आ चुका था, ये चीज़ें उस वक्त बढ़ के आ रही थी। ओके, तो जब कॉर्नवालिस था वो जब था तो उसने उस वक्त लॉज बनाए। वो लॉज इस टाइप के थे कि जो ब्रिटिश सोल्जर है ना वो इंडियन वुमेन के साथ सेक्स नहीं कर सकता, ठीक है, नो सेक्सुअल रिलेशन विद इंडियन वुमेन। और उनके जो रहने के एरियाज़ होंगे वो काफ़ी अलग रहे होंगे, वो खुद को हमेशा से अलग रखते थे। यहाँ तक कि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट था ना ये उसी को पसंद नहीं करते थे। इनको लगता था कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना वही पूरी तरह से इनके रहने के लायक नहीं है, राइट। और उनको बोला जाता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, सिविल सर्वेंट्स को, कि उनको ब्रिटिश वाइफ रखनी चाहिए। और यहाँ तक कि एक हमारे हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन नहीं सॉरी, हेनरी डुंडास एक व्यक्ति हैं, ये कहते हैं कि अगर उस वक्त अगर ये फॉलो नहीं करेंगे, इंडियन वाइफ्स रखना शुरू कर देते, तो ये ब्रिटिश एम्पायर जो था उस वक्त, मतलब जो ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के उस वक्त थॉट्स चल रहे थे। तो कॉर्नवालिस वो पहले ही कर लेके आ चुका था, और वहाँ यहाँ तक कि उसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर्स आएंगे, वो पूरी तरह से कोशिश करते रहेंगे, वो इंडिया के लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखने की कोशिश करेंगे, ताकि वो खुद को वैसे ही काफ़ी सुपीरियर समझते थे, तो ऑब्वियसली उनके साथ रहना भी पसंद नहीं करते थे। तो हम सिटीज़ में देखना शुरू करते हैं, इवन कैलकाटा जब वहाँ रहा करते थे तो वहाँ पे काफ़ी सेग्रीगेशन था, एक वाइट टाउन, ब्लैक टाउन। इवन 19th सेंचुरी में ना तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी थी, लोगों को पता चल गया था कि ये वाइट टाउन है तो यहाँ पे सारे अंग्रेज होंगे, फिर एक ब्लैक टाउन, यहाँ पे सारे डार्क स्किन पीपल, मतलब यहाँ के नेटिव्स हैं वो होंगे, और एक इंटरमीडिएट जोन होगा जिसमें यूरेशियन ज़्यादातर लोग होते थे, मिक्स कास्ट वाले लोग होते थे,
और वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा बैकवर्ड हुआ करते थे। एक्चुअली उनको कहीं भी जगह नहीं मिलती थी। आई मीन ये हायरार्की में कहीं भी वो अपनी जगह नहीं बना पाते थे। और जो ब्रिटिशर्स थे वो खुद को रेशियल प्राइड दिखाते थे कि हम गोरे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फलाना फलाना। ओके, तो इस तरह की चीज़ें उस वक्त काफ़ी चल रही थी। तो अगर फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की बात करें तो रेशियल एरोगेंस था ना, वो काफ़ी नॉर्मल हो चुका था। लोगों को समझ में आने लग गया था कि ये वाइट है, इनकी रहने की जगह अलग है, इनका एरिया अलग है। पर जो लिबरलिज्म का वो का कीड़ा था ना, एक तरह से कि इन्हें लिबरल बनना था, वो पूरी तरह से अभी भी नहीं जाने वाला था। राइट, तो लॉर्ड मैकॉले का जो एम्बिशन था, तो आगे ऐसे और भी लोग आएंगे जो उसको फेवर करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो लॉर्ड मैकॉले का एम्बिशन क्या था? लॉर्ड मैकॉले का एम्बिशन ये था कि वो एक ऐसी इंडियन बनाना चाह रहे थे जो यूरोपियन इन टेस्ट हो, इन इंटेलेक्ट हो, पर इंडियन ना हो, मतलब यूरोपियन ना हो। लाइक ऐसे लोग हो जो यूरोपियन की तरह सोचें, बोलें तो यूरोपियन लगें, पर एक्चुअली में वो इंडियन ही हो। इसे वो ब्राउन साहेब बोलते हैं। ठीक है, अब आशीष नंदी जी हैं, हिस्टोरियन है, अब वो इस पर चुटकी लेते हैं। वो कहते हैं कि वो ज़्यादा ब्राउन लगें पर साहिब ना लगें। है राइट। पर ये जो चीज़ें चल रही थी, तो इन्हें अच्छा खासा तगड़ा शौक मिला था 1857 में, जब इन्हें समझ में आ जाता है कि ये जो इंडिया को जो ट्रीट कर रहे थे ना एक बच्चे की तरह, कि उसे समझना बुझना आता नहीं है, और धीरे धीरे सोच रहे थे कि इन्हें प्रोटेक्ट करते बच्चे की तरह बढ़ा करेंगे, तो वो सब चीज़ चलने वाली थी नहीं। इनका जो एरोगेंस है वो लोगों को पता चलना ही था। राइट, इसके बाद जो इम्पीरियल असेंबलीज ऑफ 1877 है, इसमें ये बात एक निकल के आ जाएगी कि जो हमारी क्वीन विक्टोरिया है ना, वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया है। मतलब एक तरह से पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा कि सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्वीन है। ठीक है, उसके बाद के जो नीचे नीचे लोग रह रहे हैं वो हायरार्की में है, और टॉप में हमारी क्वीन। तो एक साहब हैं बर्नार्ड कॉन, अब वो कहेंगे कि ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट, अब ये कहेंगे कि पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपनी अथॉरिटी जमा ली है इंडिया में। ओके, और जो ये रेसिस्ट होने की बात की है ना, ये हमें इल्बर्ट बिल में बहुत देखने को मिलता है। अब इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल था कि इसमें ये कहा गया था कि जो सीनियर मजिस्ट्रेट्स है ना, इंडियन सीनियर मजिस्ट्रेट है ना, ये यूरोपियंस को भी देख सुन सकते हैं, उनके केसेस पे भी ये निर्णय ले सकते हैं। तो इसके खिलाफ ना बहुत अपोजिशन हुआ। तो वहाँ के जो यूरोपियंस वगैरह थे ना, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह में बैठते थे, जो लेजिस्लेट करते थे, वो बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ बोलेंगे। और बाद में जब फाइनली लॉर्ड रिपन को इसको हटाना पड़ेगा, तो ये एक तरह से दिखाता है कि किस तरह से ये जो रेशियल सेग्रीगेशन थी, ये रेसिस्ट एरोगेंस थी, कितना ज़्यादा बढ़ चुका था। ओके, तो यही चीज़ थी। तो ये हमें अर्ली 20th सेंचुरीज़ में बाद में इन सब चीज़ों को टैकल करने का एक ग्राउंड तैयार करेंगे कि जो लोगों के मन में बैठी रहेंगी। जैसे कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई, रेशियल एरोगेंस जो थी वो लोगों को भी दिख रही थी। ठीक है, तो जो अर्ली 20th सेंचुरी आएगी, तो अब इन्हें अच्छा खासा करारा जवाब मिलने वाला था। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अलग चीज़ें पढ़ेंगे, पार्लियामेंट एंड द एम्पायर। ओके, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।